वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मैं सुबह मंडे टू सैटरडे 7 बजे आपको मिलता हूं और 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं, ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या बीईओ की तैयारी करते हैं, आरओ आरओ की तैयारी करते हैं, और किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं जहां पॉलिटी आपके यहाँ पूछी जाती है, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक सवाल की मैं देर तक व्याख्या करता हूँ जब तक उसके सारे डायमेंशंस क्लियर ना हो जाए। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपके भीतर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो आप इस शो को देखिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिए। ऐसा नहीं है कोई नई सीरीज है, इससे पहले लगभग 80 सेशन हो चुके हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। और साथ ही साथ यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने यूट्यूब पर फ्री एक सीरीज पढ़ाई है, दैट इज़ योर एम लक्ष्मीकांत। तो जो लोग पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत फ्री में देखना चाहते हैं, वो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और इसी यूट्यूब चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लक्ष्मीकांत सीरीज के नाम से आपको एक सीरीज़ दिखेगी। ठीक है, उसको पूरा का पूरा देखिए, प्री के लिए रिवीजन हो जाएगा। और ये जो आपका 20 मिनट शो चल रहा है, पिछले 80 सेशन जो कंडक्ट किए जा चुके हैं वो आप देख लेंगे तो पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। इन दोनों को देखने के बाद ये मेरा दावा है कि प्रीलिम्स में आपका 95% प्लस एक्यूरेसी आएगी। नहीं आएगी तो मैं कूद जाऊंगा खिड़की से। ठीक है, जरूर आएगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखना सही ना कुदवा देना। खैर, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति केंद्र के नियंत्रण के अधीन हो सकती है। केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, राज्य केंद्र को निर्देश दे सकता है। ठीक है, ये केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों से रिलेटेड पूरा का पूरा सवाल है। यदि आप सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़े होंगे तो केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक संबंध आपने पढ़े होंगे। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध है 245 से लेकर 255 तक। और यदि आप प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा 255 से लेकर आप देखेंगे कि 263 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। ठीक है, प्रशासनिक संबंधों में कौन किस विषय पर प्रशासन की शक्ति रखेगा, जैसे संघ सूची के विषय पर संघ प्रशासन की शक्ति रखता है ना। यूनियन लिस्ट पर प्रशासन की शक्ति यूनियन की यानी केंद्र की होती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य की प्रशासन की शक्ति होती है। ये एक जनरल अवधारणा है, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों से संबंधित ये सवाल है कि क्या राज्य की कार्यपालिका की शक्ति केंद्र के नियंत्रण के अधीन हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे कैसे, जैसे अगर मान लो राष्ट्रपति शासन लगा, है ना। दो स्थितियां होती केंद्र और राज्य के संबंधों में, एक तो सामान्य स्थिति है और एक आपातकाल की स्थिति है। तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकार भंग हो जाती है और पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइज हो जाती है ना। पूरी की पूरी कार्यपालिका की शक्ति क्या हो जाती है, केंद्रीकृत होती है, हो जाती है, यानी सेंट्रलाइज हो जाती है। साथ ही साथ आर्टिकल 365 ये कह रहा है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी केंद्र राज्यों को निर्देशित भी कर सकती है, हर मामले में नहीं, हर मामले में नहीं कर सकती। हाँ, राष्ट्रपति शासन के दौरान हर मामले में कर सकती है। ठीक, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र राज्य को हर मामले में निर्देशित कर सकती है, लेकिन जनरल सिचुएशन में कुछ मामलों में कर सकती है। जैसे आर्टिकल 257 258 पढ़िएगा आज आप। तो रेलवे की संपत्ति के रखरखाव के लिए निर्देशित कर सकती है। संचार के साधन, कम्युनिकेशन, संचार के साधनों के रखरखाव के लिए केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकती है। ठीक, तो यहाँ लिखा है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति केंद्र के नियंत्रण के अधीन हो सकती है। बिल्कुल कुछ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का एक एग्जाम्पल है 356 यानी राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसा हो सकता है, यानी ऐसी संभावना है। केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, जी हाँ, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। ये दोनों आर्टिकल आप पढ़िएगा आज गूगल करके, ठीक है, चैट जीपीटी करके, तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 3 बातें बताई जो हमेशा ध्यान रखना। रेलवे की संपत्ति पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, संचार के साधनों का रखरखाव पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इनके लिए केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। ठीक है, राज्य केंद्र को निर्देश दे सकता है, नहीं भाई, भारत देश में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र राज्य दोनों का अस्तित्व है। और भारत देश में बॉटम टू टॉप अप्रोच की सरकार नहीं है, बल्कि टॉप टू बॉटम है।
टॉप टू बॉटम है, यानी सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल गवर्नमेंट। राज्य सरकार एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र राज्यों को अपने नियंत्रण में ले सकता है, राज्य केंद्र को नहीं, यानी राज्य केंद्र को निर्देशित नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि केंद्र को कोई अपना एग्जीक्यूटिव पावर राज्य सौंप सकता है परमिशन से, ये अलग स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सवाल मैंने ऐड किया है, अभी करा दूंगा। लेकिन आप कहो इंस्ट्रक्शंस, तो केंद्र राज्य को दे सकता है, राज्य केंद्र को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। तो इस सवाल को अगर आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व करने का प्रयास करते तो ये सवाल सॉल्व हो जाता, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं रोज ये बात कहता हूँ कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में जो फर्क होता है, जैसे मान लो ये आपका सिलेक्टेड आदमी है, एक तो ये हरा हरा दिख रहा है, पहले ये बदलते हैं, ठीक, हाँ, कम हरा करते हैं। जैसे मान लो ये सिलेक्टेड है, इसकी सीइंग है, ये नॉन सिलेक्टेड है। मेरी चित्रकारी थोड़ी कमज़ोर है, इसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ, इसकी सीइंग नहीं है। इनने भी खूब पढ़ाई करी, ठीक, इनने भी खूब पढ़ाई करी, इनने भी प्लेटिनम कोर्स खरीदा स्टडी आईक्यू का, इनने भी प्लेटिनम कोर्स खरीदा स्टडी आईक्यू का, ठीक है। इन्होंने भी फाउंडेशन कोर्स किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी मेंटरशिप ली, इन्होंने भी ली, इन्होंने भी खूब आंसर राइटिंग की, इन्होंने भी खूब की आंसर राइटिंग। दोनों का आईक्यू लेवल मजबूत है। इनका हो गया, इनका नहीं हुआ, तो जानते हो सिर्फ क्या कारण रहा होगा? इसमें सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, इसके अलावा का तीसरा कारण किस्मत है, ठीक है। किस्मत के अलावा अगर देखा जाए तो सिर्फ दो कारण, रिवीजन और प्रैक्टिस। सिलेक्टेड जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, जो लापरवाह हैं उनको कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। एक एक ऐसा देखो, 5 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, 3 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, 2 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा ग्रुप होता है जो बिल्कुल मतलब लापरवाह टाइप का है, उसको कोई मतलब नहीं, ना तो उसे सिलेबस पता है प्री का, ना उसे मेंस का सिलेबस पता है, ना उसके पास सही तरीके से अप्रोच है कि हमें इतना पढ़ना है, इतना टारगेट बनाना है। एक तो वो लॉबी है जो सिर्फ फर्जी दिखावे के लिए तैयारी कर रही है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि जो उनका इंटरेस्ट हो उधर जाएं, मत करें तैयारी दिखावे के लिए। लेकिन जो सच में सिंसियर हैं, जो सच में इंटरेस्टेड हैं, जो सच में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ 40-50 हज़ार का क्राउड है जो सच में मेहनत कर रहे हैं। सच में मेहनत करने वाले क्राउड को मैं ये कहूँगा कि आप रिविज़न प्रैक्टिस बढ़ाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस ये जरूरी है भाई। देखो, एक इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार जीवन क्या है ऐसा कोई प्रश्न उठा, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रश्न उठा, तो ये दार्शनिक सुकरात से संबंधित कहानी है। सुकरात ने एक आदमी का सर जो है जमीन उसमें नदी में डाल दिया, और तब तक डाले एकदम एकदम छटपटाने लगा। वो जिस आदमी का सर डूबने के लिए नदी में डाला था उसने एकदम छटपटाने लगा, और एक ऐसी स्टेज आई कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ महसूस हुई होगी, किसी तरह हमारा सर निकले। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी होगी कि अब किसी तरह मुझे जिंदा होना है, ये आदमी मुझे डुबो रहा है ना। एकदम जितने उसके अंदर ताकत थी, जितना उसके अंदर हैसियत थी, मानसिक शारीरिक सब, उसने सारी हैसियत लगाई कि जिंदा रहो। तो ये एक एफर्ट है, एक ऐसा एफर्ट है जो कि उसने इस तरह से लगाया कि भाई यही, जितना उसके अंदर ताकत थी उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति ने नदी में डूबने से बचने के लिए अपना एफर्ट लगाया। कोई उसको पकड़ के डुबा रहा था, ऐसे सुकरात डुबो रहे थे। यही सेम गेम तैयारी में होता है कि तैयारी में आपका एफर्ट ऐसे ही होना चाहिए, जी जान लगाने वाला एफर्ट होना चाहिए, तब जाके सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन मिलता है। आप जैसे सब तैयारी कर रहे हैं वैसे आप भी सोचे आप भी वैसे ही तैयारी करें, तो ऐसे वहीं नहीं होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ है राष्ट्रपति राज्य सरकार को कार्य सौंप सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इंटरेस्ट फंक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। राष्ट्रपति राज्य सरकार को कार्य सौंप सकता है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरा, इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक होती है। कंसेंट ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। राज्य केंद्र को अपने कार्य सौंप सकता है। देखो एक बात समझिएगा, क्या केंद्र राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति सौंप सकता है? तो इसका जवाब होगा केंद्र राज्य को सौंप सकता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन या कार्यकारी कार्य कोई, बिल्कुल सौंप सकता है। इसका जवाब होगा हाँ। तो दो सिचुएशन होती है, अगर राष्ट्रपति ऐसा करेगा तो उसके लिए राज्य की सहमति चाहिए, ठीक है, यानी राज्यपाल की सहमति या राज्यपाल की सहमति या राज्य की सहमति चाहिए। तो राष्ट्रपति अगर ट्रांसफर करे, जैसे राष्ट्रपति राज्य सरकार को कार्य सौंप सकता है, तो उसके लिए सहमति चाहिए राज्य की, पहली बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर संसद कानून बनाकर सौंपेगी, ठीक है, पार्लियामेंट बाई लॉ यदि सौंपती है,
संसद कानून बनाकर अगर कोई भी कार्यपालिका शक्ति राज्य को सौंपती है केंद्र के लिए, तो उसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है। संसद यदि कानून बनाकर सौंपती है तो राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है। यदि राष्ट्रपति सौंप रहा है तो उसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य सरकार को कार्य सौंप सकता है, तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट है, इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक होती है। दोनों सही है। क्या राज्य केंद्र को अपने कार्य सौंप सकता है? देखो, जबरदस्ती नहीं कर सकता, निर्देश नहीं दे सकता। हाँ, केंद्र सरकार की सहमति से ऐसा हो सकता है। किसकी सहमति से? केंद्र सरकार की कंसेंट से, यानी केंद्र सरकार की सहमति से ऐसा हो सकता है कि राज्य केंद्र को अपने कार्य सौंप सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य तनाव का कारण बनती है। द रोल ऑफ गवर्नर ऑफन लीड्स टू सेंटर स्टेट टेंशंस। सेकंड लिखा है 356 का दुरुपयोग हुआ है। 356 हैज बीन मिसयूज्ड इन द पास्ट। पहले 356 का मिसयूज हुआ है, ये भी एक कारण बनता है, या मिसयूज होना भी कारण बनता है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। वित्त आयोग कभी विवाद का कारण नहीं बनता। तो देखो, एक बात समझिए जरा सा, ये केंद्र राज्य तनाव का कारण, ये सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाएगा आपका। 356 का दुरुपयोग, ठीक है, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका लिखा है कि 356 का दुरुपयोग भी तनाव का कारण है, यानी मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 इज आल्सो द रीजन ऑफ सेंटर स्टेट टेंशन। ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य तनाव का कारण 356 का मिसयूज भी है, यानी आर्टिकल 356 का मिसयूज भी है, ऐसा लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट आप। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वित्त आयोग कभी विवाद का कारण नहीं बनता। फाइनेंस कमीशन इज नेवर अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सत्य है। तो देखो भाई, केंद्र राज्य तनाव की यदि आप बात करें तो केंद्र राज्य तनाव से संबंधित मैं आपको कहानी सुना हूं, तो शुरुआत में जब कांग्रेस केंद्र में थी, राज्य में भी थी, तो ऐसा कोई मामला ही नहीं बना। लेकिन भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो राज्यों में जब अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट आई, अलग अलग पार्टी की सरकार आई, तो ऐसे में केंद्र और राज्य के मध्य तनाव उभरे। उसके ढेर सारे कारण रहे। एक कारण तो 356 का मिसयूज। डॉक्टर अंबेडकर कह के गए थे कि ये मृत पत्र रहेगा, मरा हुआ रहेगा, डेड रिसोर्ट रहेगा, लेकिन इसका बहुत मिसयूज किया। कांग्रेस ने भी किया, जनता पार्टी ने भी किया, ये भी एक कारण बना। दूसरा, पैरामिलिट्री फोर्स को राज्य की सहमति के बगैर राज्य में इम्पोज कर देना, ये भी एक कारण बना। राज्यों की ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग, ज़्यादा स्वायत्तता की मांग, ये भी कारण बना। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव के आरोप, ये भी कारण बना। राज्यपाल की भूमिका केंद्र के प्रति बायस्ड हो जाती है क्योंकि उसको केंद्र नियुक्त करता है, ये भी एक कारण बना। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एक कारण बना। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की मांग करना, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की मांग करना, ये भी एक कारण है। तो केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य तनाव का कारण बनती है। 356 का दुरुपयोग भी कारण बनता है। लिखा है वित्त आयोग कभी विवाद का कारण नहीं बनता, ये गलत है। फाइनेंस कमीशन भारत देश में एक ऐसा निकाय है, 280 के तहत ये केंद्र राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। राजस्व वितरण की सिफारिश करता है, साथ ही साथ राज्यों को क्या अनुदान दिया जाना है, राज्यों को क्या ग्रांट दिया जाना है, राज्यों को क्या अनुदान दिया जाना है, इस बात की सिफारिश करता है ना। राजस्व वितरण की सिफारिश के साथ साथ इस बात की भी सिफारिश करता है कि राज्यों को क्या अनुदान दिया जाना है। ठीक है, इस बात की सिफारिश भी कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है, यानी वित्त आयोग करता है। तो जैसे ऐसे में वित्त आयोग के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वित्त आयोग ने जो है पक्षपाती रवैया अपनाया, केंद्र की तरफ बायस्ड होकर उन्होंने सिफारिश की, राज्यों को उन्होंने हाशिए पर ढकेल दिया। ऐसे आरोप वित्त आयोग के ऊपर भी लगते हैं। तो यहाँ नहीं लिखा तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा आपका राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये पूरा का पूरा आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ही है। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेट। या फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग
से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। भैया ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आज हमारा टाइपिस्ट नशे में था। वित्त आयोग से संबंधित, ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला लिखा है कि आर्टिकल 280 के तहत स्थापित होता है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 280। यह 3 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती है, रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है। तो देखो, यदि आप वित्त आयोग की बात करें तो थोड़ा फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत देश में फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये बॉडी अस्थायी संवैधानिक निकाय है। समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार, रट न लेला 5 वर्ष की कंपलसरी है, 5 वर्ष जरूरी है, कुछ लोग तो एकदम फिक्स करके रट लेते हैं, नहीं, 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या होता है? 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है। इसमें फाइनेंस कमीशन में एक तो क्या होते हैं? फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। 4 सदस्य होते हैं फाइनेंस कमीशन में, एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं? 4 सदस्य फाइनेंस कमीशन में होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हालांकि इनकी योग्यता कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, बट संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दी है, संसद को ये शक्ति दी है कि संसद इनकी योग्यता निर्धारित कर सकती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। राज्यों को क्या अनुदान दिया जाना है इसकी सिफारिश करते हैं, केंद्र राज्य में राजस्व वितरण की सिफारिश करते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो यहाँ आप देखिए, लिखा हुआ है कि इसकी सिफारिशें बाइंडिंग होती हैं, ये लिखा हुआ है कि इसकी जो सिफारिशें हैं वो क्या होती हैं? बाध्यकारी होती हैं। इट्स रिकमेंडेशन और बाइंडिंग, सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 वर्ष में गठन किया जाता है, जी नहीं, 5 वर्ष की आवश्यकता अनुसार, ये भी गलत हो जाएगा। 280 के तहत स्थापित होता है, तो ये, तो इसमें ई ऑप्शन मान लो जोड़ देता हूँ मैं, इधर गलत था, ओनली 1 आपका सही होगा, केवल एक आपका सही होगा, इस पर जज्बाती मत होइएगा, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए, आई होप सेशन को एंजॉय किया होगा आपने। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाइए, जिससे कि कोई भी लिंक, नई क्लास, ये सब आपको मिलता रहता है। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, आजकल रील देखते देखते ज़माना बड़ा हो रहा है ना? तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते 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 सब देखते हैं। हाँ, बस यही है, थोड़ा लिमिटेड रहिए। यहाँ आप मेरे साथ भी इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो एक नंबर मैं आपको देता हूँ, 9289996923। ये नंबर है इस बात के लिए कि कैसे करें तैयारी, है ना? स्टडी आईक्यू आपकी कैसे मदद करेगा, कैसे तैयारी करें, इस बात को लेकर मदद करता है ये नंबर। कौन कौन से बैचेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, ठीक है, इस बात के लिए कैसे बैचेज में इनरोल करें, यानी जो पेड क्लासेस हैं उनमें कैसे इनरोल करें, इसके लिए ये नंबर है। अब बैचेज हमारे यहाँ पीसीएस के भी हैं, आरओ एआरओ के लिए भी बैचेज उपलब्ध हैं, बीईओ के लिए भी बैचेज उपलब्ध हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है, प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज है, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट प्री कम मेंस का भी कोर्स है। तो सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी आप इस नंबर पे हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर यदि आप जानकारी हासिल करेंगे तो कोई भी कोर्स यदि आपका परचेज करने का मन हुआ तो ये कोड आप ज़रूर लगाइएगा, VL लाइव। इससे आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। हर फैकल्टी का अपना कोड होता है, किसी का भी आप लगाइए, लेकिन फैकल्टी कोड लगा के ही एडमिशन लीजिए। दूसरे कोड जो उसमें लगे रहते हैं वो हटा दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप जनरली कभी चेक करिएगा, फैकल्टी का कोड लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप फैकल्टी कोड लगा सकते हैं, इसका फैकल्टी के प्रति आपकी एक श्रद्धा जाहिर होती है, बस इतना सा है, बाकी सब ये माया है, ठीक। और इसके अलावा यदि आप कैसे जान सकते हैं सारी चीज़ें, तो इसके अलावा जानने के लिए आप स्टडी आईक्यू पर विजिट करिए, studyIQ.com पर, वहाँ जाइए आप यूपी पीसीएस में। फिर उसके बाद सारे कोर्सेज आपको दिखाई पड़ेंगे एक लाइन से, उसके बारे में पढ़िए, एनरोल करिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।